ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। शिव उस हेड ऑफिस जाता है जहां से उसे यह मिशन दिया गया था और वह इस मिशन से बाहर निकलने को बोलता है। और उसके पास जितने भी सबूत थे वह उन लोगों को दे चुका था, क्योंकि अगर वह उन सभी को सबूत नहीं देता तो एक तरीके से उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता था, क्योंकि वह शिवी के साथ रहने वाला था और सबूत सही मिलने की वजह से कोई उसे इस चीज से नहीं रोकता, क्योंकि उसका काम था नायकों के प्रति इंफॉर्मेशन निकालना। जितना भी उसे शिवी ने बताया था उसने हर चीज बता दी थी। शिव ने उसे बताया था कि वह उन सभी के साथ कहाँ रहती है। शिवी उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। भले ही उसने अपना पास्ट की बात नहीं बताई थी पर उसने प्रोजेक्ट की सारी बातें बता दी थी। शिव ने अपने कदम पीछे लेते हुए अब तक नायकों के खिलाफ उसने जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे वह सब कुछ हेडक्वार्टर में दे चुका था। अब हेडक्वार्टर वहां पर जाकर अपना उन लोगों से जो भी एक्शन लेना था ले सकता था, इसलिए किसी ने शिव को नहीं रोका। शिव का काम था शिवी के साथ इंफॉर्मेशन निकालना। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। शिव शिवी के पास नहीं गया था। उसने भी कुछ प्रिपरेशन कर रखा था इंडिया जाने के लिए और शिवी को सब कुछ बताने के लिए। शाम हो चली थी तभी उसे एक कॉल आता है। वह देखता है कि यह शिवी का कॉल था, तो वह फोन रिसीव करता है तो उधर से एक दूसरी लड़की बोलती है, हेलो सर। ये सुनते ही शिव बोलता है, जी। तभी वह एक बार फिर बोलती है, दरअसल ये जिसका नंबर है इन्होंने काफी नशा किया हुआ है और ये यहाँ पर अपने काबू में नहीं है। हो सके तो आप इन्हें ले जाइए। ये सुनते ही शिव फोन कट कर तुरंत गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाता है। उसे तो समझ नहीं आता कि शिवी तो कभी शराब पी नहीं थी, तो उसने यह नशा क्यों किया था। ये सोचते हुए वह तुरंत उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उस लड़की ने पता बताया था। वो वहां जाता है तो रिसेप्शन पर पूछता है तो वो उन्हें एक लड़की की तरफ इशारा करते हैं, जहां शिवी शराब पर शराब पिए जा रही थी। ये देख शिव शिवी के पास जाते हुए बोलता है, शिवी क्या कर रही हो। ये बोलते हुए वह शिव को देखता है तो शिवी हंसते हुए बोलती है, तुम देख नहीं रहे हो मैं शराब पी रही हूँ। ये बोल फिर से एक घुट अपने गले तक उतार लेती है। तभी शिव उसे पकड़कर उठाते हुए बोलता है, ये तुम क्यों कर रही हो। ये सुन शिवी बोलती है, तुम्हें पता है लोग कहते हैं शराब पीने से गम को बुलाया जाता है, पर साला मेरा गम भूल ही नहीं रहा। ये बोलते हुए वह बड़बड़ाए जा रही थी। शिव ज्यादा समय ना लगाते हुए उसे कंधे पर उठाता है और उसे गाड़ी में बैठाते हुए उसे शिवी के फ्लैट पर ले जाता है। वो उसे नीचे उतरकर फ्लैट की चाबी खोलता है तो शिवी उसे परेशान करने लगती है, तो शिव उसे घूरता है और डोर खोल देता है। वो डोर जैसे ही खोलता है तो दोनों ही अंदर जाते हैं। वही शिवी को काफी नशा हो गया था। उसे चलने में काफी तकलीफ हो रही थी। तभी शिव शिवी को पकड़ अपने सामने करते हुए बोलता है, ऐसी क्या आप प्रॉब्लम आन पड़ी थी कि तुम्हें इस सब शराब के सहारे की जरूरत पड़ी। ये सुन शिवी उसे एकटक देखने लगती है और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलती है, हमें एक साथ 4 महीने हो गए रहते हुए। शिव, पर तुमने मेरी तरफ अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, ना ही कभी इन होठों पर यह कह वह इशारा करते हुए बोलती हैं, इन्हें छुआ। तो मैंने सोचा कि नए शराब के नशे में मैं तुम्हारे करीब जाऊंगी तो तुम भी मेरे करीब आओगे। ये सुनते ही शिव बोलता है, मैं तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आता था कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। उसकी यह बातें सुनते ही शिवी जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, सच में मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे। ये बोल उसकी गाल खींचते हुए बोली, हाउ स्वीट। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और अंदर जाते हुए अपनी टी शर्ट को निकालते हुए बोलती है, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर।
उसे टी शर्ट निकालता देख शिव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या कर रही हो? ये सुन शिव उसकी तरफ देखते हुए बोली, शिव तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? शिव ये सुन शिवी की आंखों में देखते हुए बोला, मेरी इन आंखों में देखकर तुम्हें क्या लगता है? ये सुन शिवी भी हंसते हुए बोलती है, आंखों में क्या रखा है शिव? लोग इन्हीं आंखों से तो न जाने कितनी रात छुपा रखते हैं। इन आंखों को पढ़ना इतना आसान भी नहीं है और शायद मैं इसे पढ़ने के लिए अभी बहुत छोटी हूँ, तो क्यों ना तुम अपने प्यार को इन आंखों से नहीं कुछ करके प्रूफ करो। ये बोल उसके बेहद करीब जाते हुए बोलती है, प्लीज आज मुझे भी फील करना है तुम्हारे साथ उस प्यार को। ये बोलते हुए वह आगे बढ़कर शिव के होठों पर होंठ रख उसे किस करने लगती है। शिवी की मुलायम होठों की छुवन को महसूस करते ही शिव अपने हाथ उसके कमर में डाल लेता है और शिवी के होठों को महसूस करने लगता है। आज इन कुछ दिनों में वह भी काफी स्ट्रेस था। वह शिवी का इतना सच्चा प्यार अपने लिए देख वह उसे धोखा देने के लिए 100 बार सोचने लगा था। हालांकि उसके धोखे की शुरुआत तो हो चुकी थी, फिर किसी को अपने से इतना बेइंतहा प्यार उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने भी फील किया कि वह शिवी की तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट है। लाइफ में उससे हर नजदीकी लोगों को छीन लिया गया। उसके पास कुछ नहीं बचा था, पर कोई यदि उसे बेइंतहा प्यार करता था तो वह शिवी थी। उसने शिवी की आंखों में मासूमियत, सच्चा प्यार सब कुछ देखा था। शायद यही वजह थी कि आज उसने मिशन से खुद को दूर कर लिया, क्योंकि अब वह और शिवी के साथ झूठ की दुनिया में नहीं रह सकता था। शिव को कुछ ना करते देखा शिवी नम आंखें खोलते हुए बोलती है, इसका मतलब मैं सही थी ना शिव, आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये कह उससे दूर होती है और जाने लगती है तो शिव कमर से पकड़ खुद के करीब खींच उसे बाहों में भर लेता है। शिवी की पीठ उसके सीने पर लगी थी। शिव उसे अपने पास खींचते हुए उसके गर्दन में चेहरा डालते हुए बोलता है, शिवी मेरी जान ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि तुम नशे में हो और कहीं मैं अगर इस प्यार में बढ़ते हुए आगे बढ़ गया तो फिर तुम कहीं। वो ये बोलता ही है कि शिवी ने उसकी तरफ मुड़ उसकी आंखों में देखकर बोलती है, शिवी सिर्फ आपकी है और आपकी रहेगी, बात आप हमेशा याद रखना। वह आपके अलावा किसी की नहीं हो सकती। क्या आप अब भी हिचक रहे हैं? अगर आपको मेरी आंखों को देखकर क्या लगता है कि मुझे किसी भी प्रकार का गिल्ट होगा तो आप गलत है। ये बोल नम आंखों से देखती है तो शिव उसे खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। खुद से इतना बेइंतहा प्यार, खुद के लिए इतनी ज्यादा विश्वास देख शिव खुद को रोक नहीं पाता। शिव उसके होठों को किस करते हुए एक हाथ उसकी कमर में डाल सहलाने लगता है और एक हाथ उसकी बालों के पीछे डाल काफी पैशनेट होकर किस करने लगता है। शिवी के दोनों हाथ उसके सीने पर चले जाते हैं और वह धीरे धीरे उसकी गर्दन में लपेट उसके बालों में हाथ चलाने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे। शिव उसके होठों को चूमते हुए ही वह बिस्तर पर शिवी को लेकर वहीं बेड पर गिर जाता है। इस बीच दोनों के होठ आपस में एक दूसरे के लगे थे। एक लंबी और काफी पैशनेट किस के बाद शिव उसके होठों से दूर होता है, क्योंकि शिवी का दम घुटने लगा था। उसके दूर होते ही शिवी भी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। शिव भी शिव के बगल में आंख बंद कर लेट जाता है। पर तभी उसे फील होता है कि शिवी उसकी शर्ट के बटन खोल रही है। यह महसूस होते ही वह अपनी आंखें खोल उसे देखने लगता है और उसके हाथ पकड़ते हुए बोलता है, शिवी यदि इसकी आगे कुछ हुआ तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ये सुन शिवी उसे अपने नशीली आंखों से देखते हुए उसके खुले सीन पर किस करते हुए बोलती है, तो कौन कह रहा है कि आप रुको? मेरे लिए मेरे पहले और आखिरी प्यार आप होना। अब मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं आएगा और नहीं मैं किसी को लाइफ में लाऊंगी। ये कह उसके सीने पर किस करने लगती है।
शिव शिवी के इस कन्फेशन से वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो उसे उसके खुद के नीचे कर शिवी के होठों पर पैशनेट होकर किस करने लगता है और साथ में उसके टी शर्ट के अंदर उसके कमर पर हाथ को चलाने लगता है। कुछ ही देर में वह शिवी की टी शर्ट को भी निकाल कर फेंक देता है। उसके हाथों में हाथ फंसा वह काफी डिपली उसे किस करने लगता है। शिवी सिर्फ मदहोशी से उसके मुंह से सिर्फ सिसकियां और आवाज ही निकल रही थी। पहली बार कोई उसके इतने बेहद करीब आया था। शिव उसके नेक तक जाता है और किस करते हुए कॉलरबोन से होते हुए धीरे धीरे नीचे कदम बढ़ाने लगता है। दोनों ही अपने एक दूसरे के छुबन एहसास के प्यार में खोते जा रहे थे। कुछ देर में शिव शिवी के सारे कपड़ों को उतार देता है और खुद के भी फिर ऊपर एक कंबल डाल वह शिवी के अंदर इंटर करता है तो शिवी की दर्द भारी चीख निकल जाती है। पर शिव अब काफी आगे बढ़ चुका था। शिवी भी उसके पीठ में अपने नाखूनों को धंसाने लगती है। रूम में उसकी सिसकियों की आवाज पूरी तरह से गूंज रही थी तो वही शिव के भारी सांसों की। धीरे धीरे वह आवाज रात के न जाने किस पहर खत्म होती है। जब शिव उससे अलग होता है तो उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान देखता है और उसके बॉडी को जिस पर उसने अपने इतने सारे बाइट्स दिए थे। शिवी सो चुकी थी। शिव शिवी के चेहरे पर हाथ रख उसके माथे को चूम मन में बोलता है, मैं डिसाइड बहुत पहले ही कर चुका था पर अब मैं वह डिसीजन ले चुका हूँ। मैं तुम्हें चुनूंगा और तुम्हें अपनी लाइफ से कभी दूर नहीं करूंगा। ये बोल वह आंखें बंद कर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। उसके ऐसा करते ही शिवी अपनी आंखें खोलती है और मन में ही बोलती है, बहुत देर हो चुकी है शिव। मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। आपसे मैं टूटकर बेइंतहा प्यार किया, बदले में आपने मुझे सिर्फ यूज किया और धोखा दिया। मेरी और आपके रास्ते अब से अलग। ये बोलते हुए उसकी आंखों में फिर से नमी आ जाती है और वह शिव के सीने में अपना चेहरा रख उससे सिमट जाती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है शिव उसके बगल में नहीं था। वह रात के सारे पलों को याद कर अपने नम आंखों से ही मुस्कुरा देती है। वह उठती है तो उसके बॉडी में बहुत दर्द होता है। वो बगल में देखती है तो एक कागज था। वो उसे उठाकर पढ़ती है तो वह एक एड्रेस था जिसे शिव ने वहां आने को बोला था। ये पढ़ शिवी भी कुछ सोचती है और मुश्किल से उठते हुए बाथरूम जाती है। शीशे में खुद के एक्स को देखते हुए बोलती है, अब आपने मुझे इतना तड़पाया है तो थोड़ा आपका भी तो तड़पना बनता है। मशीन यह मुस्कुरा देती है पर उसकी आंखों से फिर से आंसू गिर जाता है। वही शिव एक मंदिर के पीछे वहां पर न जाने कब से शिवी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि शिवी को यह मंदिर बहुत पसंद था। वह आज शिवी को प्रपोज करने वाला था और उसे अपनी सारी सच्चाई बता उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। वह बार बार घड़ी को देखे जा रहा था, पर कब तक 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे 5 घंटा, फिर रात हो जाती है पर शिवी नहीं आती। ये देख न जाने शिव को एक घबराहट से होने लगती है क्योंकि शिवी फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। वो तुरंत वहां से निकलता है और शिवी के फ्लैट पर जाता है। फ्लैट का डोर खोलता है क्योंकि उसके पास चाबी भी थी। वो अंदर जाता है और शिवी को ढूंढते हुए बोलता है, शिवी कहाँ हो तुम? ये बोल वो उसे आवाज लगाता है पर शिवी होगी तब तो आवाज देगी ना। हर जगह ढूंढने पर भी उसे शिवी कहीं नहीं मिलती। उसे घबराहट से होने लगती है। वो कबर्ड देखता है तो उसमें सारे कपड़े थे। उसे समझ नहीं आता किसी शिवी आखिर गई कहाँ। तभी उसकी नजर बेड पर जाती है जहां पर एक पेज था। उस पेज को देखते हुए तुरंत उठाता है। वह जैसे जैसे उस पेज को पढ़ता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क जाते हैं। ये शिवी का मैसेज था।
जिसमें शिवी ने लिखा था, शिव हमें पता है आप हमारा इंतजार करके अब तक वापस घर पर यानी कि मेरे घर पर जिसे तो आपने कभी माना ही नहीं था, वहां पर आए होंगे। पर अफसोस मैं आपको नहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ और मैं जाते वक्त आपको यह एक आखिरी खत लिखना चाहती हूँ। शिव, जब हमने आपको पहली बार प्रपोज किया था कॉलेज में तो आपने सभी के सामने हमें रिजेक्ट कर दिया था। हम उस दिन बहुत रोए थे, पर जब आप मेरे पास आकर मुझे मनाया और यह कहा कि आपने मेरे साथ एक प्रैंक किया था, आप मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहते थे, तो हम भी पागल सी आपकी बातों में आ गए। पर हमें क्या पता था आप तो हमें यूज कर रहे हैं। प्यार तो आपका कभी था ही नहीं। आप तो हमें सिर्फ मिशन का एक जरिया बनाकर रखे। ये बोलते हुए वह आगे लिखती है, हमें नहीं पता था और शायद हमें ना पता चलता तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। शिव, हमने आपका मोबाइल लेकर अपनी फोटो चेक की, हमारी नज़र उस रिकॉर्डिंग पर गई। देखने की उत्सुकता में हमने उस रिकॉर्डिंग को सुना, पर हमें क्या पता था वह हमारी जिंदगी बदल देगी। शिवी के कहने का मतलब यह वह रिकॉर्डिंग था जब शिव अपने चीफ से बात कर रहा था कि वह शिवी को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। उस समय उसकी फोन रिकॉर्डिंग मोड पर जा चुकी थी। ये याद आते हैं शिव तुरंत अपने मोबाइल को खोलता है और रिकॉर्डिंग के प्लेलिस्ट में जाकर जब खोलता है तो उसमें वही सारी बातें थी जो शिव ने अपने चीफ से की थी। शिव के आंखों में नमी आ जाती है। तभी शिवी आगे लिखती है, हमें बहुत तकलीफ हुई थी। आपको पता है मन कर रहा था हम आपका किसी चीज से सर फोड़ दें या फिर अपने बाबा की एक बंदूक से आपके खोपड़ी को उड़ा दे। पर आपको पता था ना कि हमें धोखे से सख्त नफरत है। पर पता नहीं क्यों आपको हट नहीं कर सकती, क्योंकि ये दिल आपको अपने सामने मरने की इजाजत नहीं देता। प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमने खुद को नशे में इस तकलीफ को दूर करने की कोशिश की, खुद को संभालने की कोशिश की, पर मुझे आपको दर्द देना था। इसलिए मैं आपके करीब आई, क्योंकि मैंने आपके भी आंख में अपने लिए प्यार देखा था और उस प्यार से मैं आपको तड़पाना चाहती थी। मेरा कुछ तो हिसाब पूरा हो गया। पिछली रात आपके आंखों में कोई फरेब नहीं था, क्योंकि यह एक सिर्फ प्यार करने वाला ही जान सकता है। और मैंने महसूस किया, पर अब हमारे रास्ते अलग है। शिव, हम आपकी पहुंच से बहुत दूर है और हाँ, आप हमसे मिलने की कोशिश कभी मत करिएगा, कभी भी नहीं। यह आपकी शिवी की आपसे आखिरी इच्छा है और यह चीज याद रखेगा। गुड बाय शिव एंड लव यू। ये पढ़ते ही शिव वहीं पर धम्म से बैठ जाता है, उसके दोनों हाथ बिस्तर पर कस जाते हैं। शिव बिस्तर पर लेट जाता है, उसके आंखों के कोनों से आंसू की धार गिरने लगती है। वो रुधी आवाज में बोलता है, सब मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरा अपना कहने के लिए अब इस दुनिया में कोई नहीं है। दूर जाना था चली जाती। प्यार की कसम देकर यह क्यों कहा कि मैं तुम्हें ना खोजूं। पर यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, अपने गुनाह का पश्चाताप करूंगा। तुम्हें मैं कभी खोजूंगा नहीं। पर जिस दिन तुम मेरे सामने खुद आओगी उस दिन तुम्हें खुद से प्यार करने पर मजबूर करूंगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शिव अपने अतीत से बाहर आता है। उसने कभी भी शिवी को खोजने की कोशिश नहीं की, पर 3 साल बाद उसे अचानक शिवी को मॉल में देखा। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बारे में पता लगाने पर उसे पता चला कि वो आदित्य सिंह राजवंश की बहन है। उसके बाद उसने हर मुमकिन कोशिश की शिवी तक पहुंचने की। आदित्य जिसे शिव कब मिला था ये तो बाद में मेंशन होगा, पर उसने अपने दर्द आदित्य से बताई थी। जब दोनों दूसरी बार मिले थे, दोनों के ही दिल में एक दर्द का रिश्ता था, एक दूसरे के प्यार के लिए एक तड़प थी।
तब आदित्य ने जाना था कि शिव जिससे भी प्यार करता है वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, और जब आदित्य को ये पता चला वह लड़की कोई और नहीं शिवी है, तो उसने कभी भी उन दोनों के बीच में आने की कोशिश नहीं की। पर यह बात अर्जुन भी जानता था, इसलिए वह अपनी बहन को धोखा और इतनी तकलीफ देने वाले इंसान शिव को शिवी की जिंदगी में नहीं चाहता था। शिव अपने सोच में गुम हो वहीं सोफे पर बैठा था। अतीत की यादों में इतना खो चुका था कि उसे समय की ध्यान ही नहीं रहा। आंखें खोलता है और सामने घड़ी को देखता है तो लगभग 1 घंटे बीत चुके थे, और सामने देखता है तो वहां पर शिवी नहीं थी। शिव मन में बोलता है, कितना भागोगी, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और अपनी आंखों की नमी को पोंछता है जो पिछली यादों से नम हो चली थी। वहीं दूसरी तरफ सनाया और बाकी सभी ने अपने लिए शॉपिंग कर चुकी थी। वही परिधि खुद के ऊपर एक साड़ी लगाते हुए बोलती है, कीर्ति देखना मैं सुंदर तू लग रही हूँ ना। ये बोल साड़ी में खुद को देखने लगती है। ये देख कीर्ति बोलती है, तुम्हारी नजरों को देखकर ऐसा लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। ये सुन परिधि हकलाते हुए बोली, प्यार किसे प्यार। यह सुनते ही प्रिया हंसते हुए बोलती है, मैडम साड़ी को पसंद करना अलग बात है और पसंद करते हुए उसमें इतना गहराई से खो जाना ये दिखाता है कि साड़ी खुद के लिए नहीं किसी और के दिखाने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि यह हमारे साथ भी हो चला है। ये सुनते ही परिधि शर्मा जाती है। तभी आन्या हाथ बांधते हुए बोलती है, तो तू किसे प्यार करती है। उसकी आंखें और उसे ऐसे देख परिधि हकलाते हुए बोली, किसी से नहीं। ये सुनते ही आन्या उसके सामने आते हुए बोली, तुझे सिर्फ नाटक करने के लिए बोला गया है तो तू सिर्फ नाटक करना। सच में कहीं शिव भाई की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रही है। देख, माना कि वह हैंडसम है, पर भूल मत वह किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और दो प्यार करने वालों के बीच में किसी तीसरे की जगह नहीं होती है। क्योंकि वह कोई भी हो, कोई तीसरा आता है तो पता है मेरा क्या मन करता है। ये बोल उसके पास कदम बढ़ाती है तो परिधि हकलाकर पीछे जाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो। ये देख आन्या सनकीपन में बोली, उसे इस दुनिया से ही गायब कर देती हूँ। इसका मतलब समझ रही है ना। ये बोल अपने गर्दन पर इशारा करते हुए मरने की एक्टिंग करती है। ये सुन तो परिधि के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वही उसे ऐसे देख आन्या जोर से हंसते हुए बोलती है, यार मैं तो मजाक कर रही थी, तू नाटक कर रही है। ऐसा थोड़ी ना कुछ हो सकता है। सभी आन्या को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि आन्या जिस हिसाब से बोल रही थी वह कहीं से भी कोई एक्टिंग नहीं लग रही थी। ऑडियो बाय आसिक वी। आन्या की ऐसी डरावनी बातें सुन परिधि की जहां हालत खराब हो गई थी, वहां सभी एक पल के लिए घबराए हुए आन्या को देख रहे थे। पर अचानक आन्या के फिर हंस देने पर और यह कहने पर कि वो मजाक कर रही थी, फिर भी सभी की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। प्रिया कीर्ति से बोलती है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो कहीं से लग नहीं रहा था कि यह नाटक कर रही है। हे भगवान, ये कब से इतनी ड्रामेबाज हो गई। तभी सनाया वहां आते हुए बोली, अब आप लोगों का हो गया हो तो चलिए यार, तुम सभी ने मुझे थका दिया। ये सुनते ही आन्या सनाया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, अरे तुम इतनी जल्दी थक गई, दूर होने वाली दुल्हन। अभी तो आपको पूरी तरह से सजना संवरना भी है, और वैसे भी अब सगाई है और आपको जल्द से जल्द आपको भी उससे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे खुश तो है ना आप इस सगाई और होने वाली शादी से। आप प्यार तो करती हैं ना पीयूष से। ये बोल वह सनाया के कंधे पर रख हाथ दबाते हुए उसे देखने लगती है। आत्या का सनाया इस तरह से सवाल करना, सनाया एक पल के लिए आन्या को ही देखने लगती है। आन्या की आंखें न जाने क्यों उसे कुछ अजीब सी लग रही थी। वो एक पल के लिए घबरा सी जाती है और बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो। आई रियली लव हिम। तभी तो मैं उससे शादी कर रही हूँ।
ये सुन आन्या हंसते हुए थोड़ी दूर जाते हुए बोलती है, वो तो हम सभी को दिख रहा है सनाया। पर कहते हैं ना, सामने कुछ और अंदर कुछ और। आजकल लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। अब देखो ना, शिवी जैसे शिव भाई से कितना प्यार करती है, पर वो ये दिखाती है कि वो उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। नजरे नजरों का धोखा है ये कह वह फिर से हंसने लगती है। सभी के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी के साथ साथ शांति आ जाती है। कीर्ति जो ये सब कब से देख रही थी और नोटिस कर रही थी, वो आन्या का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, दी बस करो, आप कितना मजाक करोगी, मजाक की भी एक लिमिट होती है। ये बोल वह आन्या के कैपते हुए हाथों को अपने हाथों में जकड़ लेती है। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया था, पर कीर्ति ने नोटिस किया था कि आन्या के ये सब कहते हुए जो चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए थी, पर उसके हाथ उतने ही मुट्ठी कसे हुए थे। उसके हाथ कांप रहे थे, जिससे शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो शायद अपने गुस्से को दबा रही हैं कि वो किसी को हट ना करें। वह आन्या के हाथों में हाथ फंसाकर उसे खींच कर ले जाते हुए बोलती हैं, आप सभी चलिए, हम सबको लोकेशन पर भी पहुंचना है। ये बोल आन्या को लेकर चली जाती है। वही उसके जाते ही सनाया, जिसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, वह गहरी सांस लेकर बोलती है, यह क्या था? यह आन्या ही थी ना? ये सुन प्रिया हंसते हुए बोली, लगता है उस पर ड्रामा का भूत चढ़ गया है, तुम टेंशन मत लो, चलो। ये बोल सभी चले जाते हैं। वही परिधि तो कब से मुंह फाड़े यही सब देखे जा रही थी, वो मुश्किल से अपना थूक गटकती है और चली जाती है। वही कीर्ति आन्या को खींचकर बाहर आती है जहां उनकी कार खड़ी थी, और वह आन्या को छोड़कर थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, दी यह सब क्या था? ये सुन आन्या मासूमियत से बोली, मैंने क्या किया? ये सुन कीर्ति उसे घूरते हुए बोली, दी अपना यह मासूम वाला फेस आप किसी और के सामने दिखाना। सच सच बताइए, ये सब क्या था? ये सुन आन्या भी उसे सीरियस होकर देख बोलती है, कीर्ति लगता है आजकल तू कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लगी है, चुपचाप चल। ये बोल जाकर कार में बैठ कीर्ति को फुल इग्नोर कर देती है। ये देख कीर्ति चिढ़ जाती है। फिर खुद ही से बोलती है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा समझ लिया, पर दीदी का रिएक्शन फिर बाद में पूछने का सोचा। कुछ देर में सभी लोग वापस चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ ओल्ड राजवंश विला, ओंकार इस समय बैठे सिगरेट पी रहा था और उसी के सामने उसकी वाइफ सुमन थी। सुमन ओंकार से बोलता है, हमने एक वार तो कर दिया है। आपको क्या लगता है कि वो लड़की हमारे कब्जे में आएगी? क्योंकि ना जाने क्यों, लेकिन पहले वाली में और अब में बहुत अंतर है। उसे तो हमने अपने कब्जे में आसानी से कर लिया था, पर इसे देखकर लगता नहीं है। ये सुनकर ओंकार एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, भले ही वो पहले वाले नहीं है, पर है तो वही ना। उसे पहले वाली बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा, पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो क्या है, और वही एक ऐसी लड़की है जो उस आदित्य सिंह राजवंश को तोड़ सकती है। उस लड़की के वजह से ही हमने आदित्य को तोड़ना चाहा। उस लड़की के खिलाफ भड़काकर, पर साला नफरत करने के बावजूद उससे बेइंतहा प्यार करता रहा, और उसका सबूत है आज उन सभी का हंसकर मिलकर रहना। पर यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तभी अचानक मेन डोर के घर का दरवाजा खुलता है, तो वहां पर वो खड़े अदिति को देखते हैं। ओमकार उसे देख बोले, अदिति तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें घर पर रहना कुछ रास नहीं आ रहा है, इसलिए ज्यादातर बाहर ही रहने लगी हो, या फिर अपनी माँ की तरह गुलछर्रे उड़ा रही हो? ये सुनते ही अदिति कसकर हाथ बांधकर उसकी तरफ आती है और अपने कमरे में चली जाती है, और अपने बैग को खींचते हुए नीचे लाते हुए बोलती है, आपका ये घर, आपका ये राजपाट मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोल जाने लगती है। तभी ओंकार तेज आवाज में बोला, अदिति रुको।
ये सुनते ही अदिति के कदम रुक जाते हैं। तभी ओंकार बोलता है, तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सुनते ही अदिति फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, भूल ही तो नहीं पाती हो, आप वो बाप हो जो अपनी ही बेटी के ऊपर अपनी गंदी नजर रखता है। ये सुन ओंकार बोलता है, क्या बोल रही हो तुम, दिमाग तुम्हारा ठीक तो है। वही अदिति की बात जब सुमन सुनती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे विश्वास नहीं था कि उसका पति इतना गिरा हुआ इंसान है। वो अदिति की तरफ देखकर बोलती है, एक तो तुम्हारी उस कोठे वाली माँ ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें यहाँ रहने को दिया गया। उसके बाद भी तुम मेरे पति पर इल्जाम लगा रही हो। ये सुन अदिति वहां आते हुए बोलती है, तुम सभी ने कोठे वाली का कहकर मेरा नाम तो बदनाम कर दिया है। तुम्हारे पति को मुझे यूज करना था, इसलिए उसने इस घर में मुझे लाया। खुद की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी इज्जत पर लगे अपने ही भाई समान आदित्य अर्जुन हर किसी पर डोरे डालने की इस इंसान ने कोशिश करवाई, ताकि मैं उन सभी को अपने बस में करके इस इंसान का काम करवा सकूं। पर वह सभी तो सच में मुझे बहन मानते थे, भले ही चाहे वह माने या ना माने। इसलिए तो मुझे छोड़कर दुनिया की सारी लड़कियों के साथ सोते थे। पर इतना ही मुझे अच्छा लगा, कम से कम वह बाप पर तो गए हैं। ये सुनते ही ओंकार उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, लगता है तुम्हारी अकड़ कुछ ज्यादा ही पड़ गई है, मुझे तुम्हारी अकड़ निकालनी होगी। ये कह उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख अदिति हाथ छुड़ाने हुए बोलती है, मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी सच्चाई बताने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी कि कितनी बड़ी घटिया इंसान हो। ये सब देखते हुए सुमन तुरंत उन दोनों को छुड़ाते हुए बोलती है, ओंकार शब्द से काम लो। अगर इस लड़की ने कुछ भी कह दिया तो भूलो मत कि हमें जो कुछ भी इस प्रॉपर्टी में मिलने वाला है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। अगर माँ पापा ने निकाल दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये सुनते ही ओंकार अदिति के बाल पकड़ते हुए बोलता है, एक बात कान खोलकर सुन ले। भूल मत, तेरी माँ अभी भी मेरे कब्जे में है। इसलिए जितना कहूंगा उतना करना और अपना मुंह यदि किसी के सामने भी खोलाना तो तेरी खैर नहीं है। ये सुन उसे झटक देता है और बोलता है, तू कहीं भी चली जा, मेरी नजर तुझ पर रहेगी। ये बात मत भूलना मत। अदिति रोते हुए अपने गालों को पकड़ वहां से निकल जाती है। वह जाते हुए खुद से ही बोलती है, माँ बहुत जल्द मैं तुम्हें छोड़ाऊंगी। उसके बाद इस इंसान को मैं खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा भी नाम अदिति राजवंश नहीं। ये कह वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ राजवंश फार्म हाउस, वहां पर पूरी तैयारी हो चली थी। पृथ्वी विभा ने मिलकर सारे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया था। अब तक वहां पर कपूर फैमिली भी पहुंच चुकी थी। आलोक और पृथ्वी एक जगह बैठे सारे घर का डेकोरेशन को देखते हुए आपस में बात कर रहे थे। वही मारिया दादी के साथ मिलकर तैयारी में लगी हुई थी। वही विभा और सुधा दोनों एक साथ बैठकर खाने की चीजों को देख रहे थे। तभी विभा सुधा से बोलती है, सुधा देखो ना, हमने सारी तैयारी तो कर दी है, पर यह बच्चे कहाँ रह गए हैं। अभी तो अच्छा खासा हम यहाँ पर ब्यूटी पार्लर बुलाने वाले थे, पर इन सब का कहना कि रास्ते में ही करवा कर आएंगे। ये सुन सुधा बोलती है, जिस हिसाब से टाइम कम था विभा, उस हिसाब से उन सभी ने सही ही किया है। और मेकअप हो जाएगा तो बाकी काम तो आसानी से ही हो जाएगा। ये सुन विभा गहरी सांस लेते हुए बोलती हैं, हमारे समय में कितना अच्छा था ना मेकअप ना इतना शो ऑफ। ये बोलते हुए वह अचानक को चुप हो जाती है। सुधा उसके हाथों को पकड़ लेती है। विभा सिर्फ मुस्कुरा देती है। विभा को अपनी शादी का दिन याद आ जाता है, पर वह ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी, पर अचानक उसके कुछ दिमाग में आता है।
जब वो मारिया को देखती हैं। मारिया इस समय दादी के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी थी। मारिया इन कुछ समय में काफी खुश रहने लगी थी। वह सीरियस रही नहीं गई थी। वह अपनी जिंदगी को खुलकर जी रही थी। तभी मारिया को देखकर विभा के दिमाग में एक बार के लिए सारिका का ख्याल आता है। आज तक उसने सिर्फ सारिका का नाम सुना था। उसने इतना जाना था कि पृथ्वी सारिका से बेहद प्यार करते थे। उस प्यार के जुनून में उन्होंने यहाँ की सारी संपत्ति तक छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने सारिका के बारे में राघवेंद्र जी से भी थोड़ा बहुत जाना था। पहले तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। सारिका इस दुनिया से जा चुकी थी। पृथ्वी उनके पास थे, उनके लिए यही सब कुछ था। कुछ समय पहले जो सौरव ने पृथ्वी पर इतना बड़ा इल्जाम सारिका की मौत का लगाया था और पृथ्वी का इतना बड़ा रिएक्ट न जाने क्यों अब उनके मन में भी सारिका के लिए जानने की इच्छा जागृत होने लगती है। वो खुद से ही कहती है, कौन थी तुम? कैसी थी दिखने में? शायद तुम जिंदा रहती है तो मैं तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं चाहती। पर जब तुम इस दुनिया में नहीं हो, तब भी मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। जिससे मेरे पति इतना बेइंतहा प्यार करते थे कि वो एक पागल होने तक के नौबत में आ चुके थे, या ये कहा जाए वह पागल हो चुके थे। मैं उस सारिका से मिलना चाहता हूँ। जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में। पर ना ये समय सही है ना ही यह वक्त। तभी उनकी नजर सामने जाती है जहां शिव की टक्कर परिधि से हो जाती है। परिधि ब्लू रंग के साड़ी में बेहद खूबसूरत सी लग रही थी। वो अपनी साड़ी को ठीक करते हुए जा रही थी। तभी सामने शिव को देख वो कुछ बोलती, तभी शिव उसे घूरते हुए बोलता है, आंख से अंधी हो या सर पर आंख लेकर घूमती हो? ये सुनते ही परिधि उसे खोए हुए अंदाज में बोलती है, अब जब सामने इतना हैंडसम इंसान हो तो नजरें कहाँ ही सामने रहेगी। ये सुनते ही शिव उसे घूरता है और वहां से चला जाता है और बोलता है, पागल लड़की। वही परिधि उसे जाते हुए देखती हैं और मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती है। वही यह सब कुछ शिवी देख रही थी जो कि वह फूलों की माला बना रही थी। पर वह अपने नजरें नीचे कर चुपचाप अपना माला बनाने लगती है। उसके आंखों में इस समय कोई इमोशन नहीं थे। कुछ देर बाद सनाया प्रिया भी आ जाते हैं। वही आलोक जी राघवेंद्र जी से बोलते हैं, पापा वैसे आपके पोते नहीं देख रहे हैं। क्या हुआ, उन्हें शादी में आपने इनवाइट नहीं किया क्या? ये सुनते ही पृथ्वी की हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें ये सुनकर शौक लगेगा कि उन्हें सच में हमने इनवाइट नहीं किया। ये सुन आलोक एक बार पृथ्वी को देखते हैं और खिलखिलाकर हंस देते हैं। दोनों ही हंसते हुए बैठ जाते हैं और आलोक पृथ्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, शाबाश मेरे दोस्त, तुमने सही डिसीजन लिया, उस नाकारा इंसान को यहाँ ना बुलाना ही सही था। ये सुनते ही पृथ्वी जो अभी हंस रहे थे वह चुप हो उसे घूरते हुए बोलते हैं, क्या कहा तूने, मेरे बेटे को नकारा? ये सुन आलोक कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोले, मेरे हिसाब से मैं यही सोचा। ये सुन पृथ्वी उसे घूरते हुए बोले, वैसे तूने सही कहा। ये बोल दोनों फिर से एक दूसरे को देख ठहाका लगा देते हैं। तभी वहां पर 2-3 गाड़ियां अंदर आती है। सभी लोग सामने देखते हैं तो उसमें से नीलिमा जी, पीयूष सभी उतर रहे थे। वही साथ में निम्मी भी अपने हाथों में कुछ सामान लेकर उतर रही थी। आज पीयूष के पापा भी उसके साथ थे। वही पीयूष चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। तभी अंदर से कीर्ति बोलती है, यार पीयूष के घर वाले आ गए, चलो जल्दी करो। वहीं राहुल जो अपने हाथों में कुछ खाने के सामान लेकर उसे एक मेज पर रख रहा था। तभी उसे भी विभा की आवाज आती है, राहुल सुनना, कब से सारा माला लेकर आ। राहुल बोलता है, क्यों? माला तो भी बन रहा है ना। ये सुनते ही विभा बोलती है, बेवकूफ, लड़के वाले आ गए हैं। ये सुन राहुल के कान खड़े हो जाते हैं।
और वह तुरंत बाहर जाता है तो उसकी नज़र निम्मी पर पड़ती है जिसने इस समय लाइट ग्रीन कलर का बेहद खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था। उस पर उसने हाथों में चूड़ी और कानों में बड़े बड़े ईयरिंग, बालों को उसने जुड़ा बनाया था, देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। राहुल की नज़र उस पर टिकी गई थी। तभी विभा जी उसके कान में मरोड़ते हुए बोलती है, नालायक, तुझे मैं माला लाने के लिए बोल रही हूँ और तू अभी तक यही खड़ा है। ये सुनते ही राहुल अपने कान सहलाते हुए चला जाता है। ये बोल वह शिवी के द्वारा तैयार की जा रही थी माला को जो वह कई सारी बनाई थी। उसे लोग उठाते हैं और सामने विभा जी को देती है। कुछ देर में माला को पहना, तिलक लगा, उन सभी को वहां पर स्वागत किया जाता है। ये एंगेजमेंट एक गेट टुगेदर जैसा था, यहाँ किसी भी बाहरी का कोई बुलावा नहीं था क्योंकि ये जल्दबाजी में हुआ था, पर अपने सारे परिवार वालों को बुला और अपनी सारी इच्छा अनुसार सारी तैयारी कर रहे थे।